स्टूडेंट, आज अपना टॉपिक है द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए पहले अपनों ने किया था द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो निकली थी अपने 2kp/r³, 2kp/r³, और ये आपका उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिशाई थी। अब अपने पास अगला जो यहाँ पे है निरक्ष पे, तो निरक्ष पे देखने के लिए वही द्विध्रुव -q आवेश और +q आवेश। ठीक है, दो आवेश है जिसकी पेयर आप सब जानते हो। द्विध्रुव जो होता है, डाइपोल जो होते हैं, दो चार्जेस का क्या होता है, पेयर होता है जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है पर नेचर अपोजिट होता है, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होते हैं, प्लेस्ड होते हैं। तो याद रखना ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो आप निरक्ष रेखा जानते हो, ये वाली जो इन दोनों को लाइन ज्वाइनिंग -q और +q है ना, इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा, ये आपके पास निरक्ष होती है, इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे आपने इस -q चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी +q चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, ठीक है जी। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, r। जैसे कि आपने एक्सियल लाइन में कितने डिस्टेंस पे लिया था, r डिस्टेंस पे लिया था, सेम उतनी ही डिस्टेंस पर आप क्या ले रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट लेके चल रहे हैं, r। अब यहाँ पे आपके पास r है, तो ये डिस्टेंस अपने को मालूम नहीं है क्योंकि q +q ये रहा, ड्यू टू देख रहे हैं किस पॉइंट पर, p पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस डिपेंड करेगी, क्यों करेगी, तो E = क्या होता है, kq/r²। q क्या होता है, सोर्स चार्ज होता है, r डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पर आपके पास ये डिस्टेंस क्या है, b से लेकर p तक, bp², तो kq/bp²। अब आपके पास यहाँ पे bp की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो आप ये देखिए थीटा है, थीटा की जस्ट ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के जस्ट सामने, और ये परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। तो अब यहाँ पर आपके पास आधार कर्ण है ना, आधार कर्ण और ये लंब। तो अब यहाँ पर आप देखिए, तो बीपी, तो बीपी की वैल्यू क्या बनेगी, तो आप यहाँ पे कर्ण फाइंड करना है ना, हाइपोटेन्यूस। तो r² + d², इसका रूट। तो आपके पास ये बीपी की वैल्यू हो जाएगी। बीपी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे आप जानते हो रूट है, स्क्वायर है, हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये प्लस के लिए आ जाएगा आपके पास। अब इंटेंसिटी ड्यू टू इसके नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू देखते हैं, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू E = kq, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। AP² मतलब A से लेकर P, ये हो गया, ठीक है। और इस -q के ड्यू टू देखो, इसकी जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग इनवर्ड, और +q के ड्यू टू किधर है, आउटवर्ड, लाइन जॉइनिंग के अलॉन्ग। ये आपको बताया हुआ है। तो एक ही पॉइंट पे दो पॉइंट आपके पास, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है, एक प्लस के कारण, एक माइनस के कारण। तो अब -q के कारण ड्यू टू, तो यहाँ पे AP, वही आपके पास AP की वैल्यू कितनी है, देख सकते हैं, r है और ये d है, तो वही हाइपोटेन्यूस। तो AP की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे AP की वैल्यू रखेंगे, रूट हटाएंगे, स्क्वायर ये हट जाएगा है ना, रूट और स्क्वायर से। अब उसके बाद क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड में देखिए kq/r² + d², और इधर देखिए सेकंड में भी kq/r² + d² सेम है। तो इसका मतलब दोनों प्लस के ड्यू टू और -q चार्ज, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज की ड्यू टू जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, किस पर, इक्वेटोरियल लाइन पर। अब यहाँ पर परिणामी, तो इसका मतलब अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिजल्टेंट के मतलब, अभी यहाँ पे रिजल्टेंट क्यों देखा जा रहा है, तो आपको सबको मालूम है समांतर चतुर्भुज का नियम, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम यहाँ पे लगेगा, जैसे P वेक्टर एक Q वेक्टर, दो सदिश एक ही बिंदु पर कार्यरत हो तो उनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एंड 2 वेक्टर एक्ट ऑन ए पॉइंट, द रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये आपके पास है। तो यहाँ पर भी आप देखिए दो वेक्टर है, एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में, तो इनके बीच में पहले एंगल देखा जाएगा क्या क्या है। तो एंगल देखने के लिए देखिए थीटा एंगल अपने यहाँ पे लेट किया हुआ है, तो थीटा एंगल इससे लेट कर रहा है, तो थीटा ये है, और ये आपके पास देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये आपके पास संगत कौन, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये जैसे थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये थीटा हो गया। फिर इधर देखिए
ये थीटा, क्योंकि अब यहाँ पे ये थीटा क्यों माना गया है, देखिए ये ट्राइंगल जो है ए पी बी, इसके अंदर दोनों साइड सेम है, तो साइड सेम है तो उनके जस्ट अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सेम। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका मतलब ये थीटा है तो ये अल्टरनेट एंगल जेड बन रहा है, तो यहाँ पे ये जेड हो जाएगा थीटा। तो इसका मतलब प्लस चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आ रही है प्लस चार्ज के कारण और माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा हो रहा है बेटा। और इनका परिणामी समांतर चतुर्भुज के डायगोनल मतलब विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, वो ये होगा ई। तो अब इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपके पास मालूम है आपको सभी को, है ना, आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू पी क्यू कॉस थीटा। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगना है, पी की और क्यू की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब यहाँ पे वही रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने, ई प्लस का स्क्वायर प्लस ई माइनस का स्क्वायर नेगेटिव चार्ज के डी टू प्लस 2e प्लस और e माइनस कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन थर्ड में, तो ये दोनों सेम है, प्लस और माइनस का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये सारा मैग्नीट्यूड ही तो है, तो यहाँ पे माइनस कीजिए, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों को जुड़ जाएगा ये 2e स्क्वायर, अब 2e स्क्वायर हो गया। अब इनमें से 2e स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 बचेगा प्लस और ये कोस 2 थीटा। अब यहाँ पे आप सभी जानते हो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको इधर लेकर आएंगे 1 प्लस कोस, है ना, 2 थीटा। अब तो इसका मतलब 1 प्लस कोस 2 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने इसकी पूरे की जगह ये लिख दिया। अब हमें 2 2 जा 4 और ये देखिए स्क्वायर है सभी पर, ये रहे। अब आप सभी जानते हो रूट ले लेंगे इसका, तो रूट लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये ई प्लस हो जाएगा और ये कोस थीटा हो जाएगा। अब आपके पास ये वैल्यू तो मालूम है अपने को, ये रही, ठीक है, पर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है। तो ट्राइंगल, द फ्रॉम ट्राइंगल कौन सा बेटा, AOP, तो AOP पे जाएंगे। ट्राइंगल AOP देखिए, ए कहाँ पर है, ये रहा, ओ कहाँ है, ये रहा, पी ये रहा, तो वही राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो इसमें आप सभी जानते हो कोस के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो डी अपॉन यह वैल्यू बन जाएगी आपके पास। तो यहाँ पर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो कोस थीटा की वैल्यू ये डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ई प्लस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन थर्ड से। तो यहाँ पे वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 इसकी जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये इक्वेशन थर्ड से, फिर इंटू कोस थीटा की जगह ये डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये 2 क्यू और डी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्यू इंटू 2d, और ये देखिए पावर इस पर 1 है और इस पर 1/2, तो 3/2 लिखा जा सकता है। अब आप जानते हैं क्यू इंटू 2d पी होगा, क्यू इंटू 2d, तो यहाँ पे क्या है, पी इज इक्वल टू क्या है, क्यू इंटू में 2d, तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपने यहाँ पे, तो ये क्यू इंटू 2d की जगह पी आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप सभी जानते हो डी इज़ वेरी स्मॉल, किससे, आर से, जो आपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, और क्योंकि डाइपोल में डिस्टेंस क्या होती है, वेरी स्मॉल, तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये आपके पास वैल्यू इसकी जगह ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर, तो मैं इस पूरे की जगह आर स्क्वायर रखूँगा, आर स्क्वायर लिख दिया तो 3, इसको ऐसे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आर क्यूब बचेगा। तो क्या आपके पास आंसर क्या है, के पी अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन के हिसाब से चलें तो डायरेक्शन देखिए, तो इसके लिए आपको ट्राइंगल इस पे जाना पड़ेगा, ग्राफ इसमें देखिए, तो इस पे जो डायरेक्शन है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है, और जबकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर है, इधर लेफ्ट टू राइट है, इधर राइट टू लेफ्ट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी एंटी पैरेलल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अपोजिट, आपके पास यानी एंटी पैरेलल ले लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट इक्वेटोरियल लाइन पर, वो आपके पास डाइपोल मोमेंट के क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव के निरक्ष पर द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, प्रति समांतर या विपरीत होती है। द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज एंटी पैरेलल और अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट। तो ये आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इक्विलेटरल प्राइम एंगल पे। अब अगर कंपैरिजन करें तो एक्सियल लाइन मतलब अक्ष पे ये 2kp/r³, इक्वेटर लाइन पे kp/r³, दोनों का मैग्नीट्यूड ये है। तो इनमें देखिए ये लाइन जो इतनी वैल्यू है वो क्या है, इक्वेटोरियल है। तो अगर यहाँ पे देखें तो इनकी वैल्यू जो आपके एक्सियल पे जो आपके पास मैग्नीट्यूड आएगा तो वो इक्वेटोरियल से क्या होगा, डबल होगा। पर उसके लिए शर्त ये है कि दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब डिस्टेंस जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास सेम डिस्टेंस पे कोई है, एक्सियल पे है और एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, तो उन दोनों पॉइंटों पर जो आपके पास इंटेंसिटी फाइंड होगी तो एक्सियल की जो वैल्यू होगी वो इक्वेटोरियल से जस्ट डबल होगी। तो ये आपके पास रिजल्टेंट रहा है। तो ये इनका दोनों का कंपैरिजन है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे।